अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, 5 मिनट आपका समय लेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, देखिए जो आज की सिचुएशन है पूरे कंट्री की, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की, ठीक है, वो बहुत ही क्रिटिकल होते जा रही है। दिन ब दिन उसकी सिचुएशन क्रिटिकल होते जा रही है। इस हिसाब से आपको अगर देखा जाए तो स्कूल ना के बराबर ही आपको जाने की नौबत हो सकती है, आ जाए। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन बढ़ रही है उस हिसाब से स्कूल आगे के कुछ महीनों तक नहीं खुलने वाले हैं। ठीक है, और आपको ये भी तय करना है कि स्कूल ना खुलने की वजह से आप कहीं किसी भी तरीके से एग्जाम से या आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, क्लास 10-12 की बात करें तो उससे आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम ऑन टाइम वैसे के वैसे होंगे। ठीक है, बस थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि अगर ऐसी पैंडेमिक आई है, ठीक है, कुछ कोविड की वजह से, तो कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम आपका ऑन टाइम होगा। ठीक है, जब भी शेड्यूल किया जाएगा उसको, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो उस टाइम तक तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन जब ये आप अगर स्कूल के व्यू से देखा जाए तो स्कूल जब आपका क्लोज है और जब भी आपका जुलाई अगस्त सितंबर में ओपन होगा, ठीक है, अभी के शेड्यूल के हिसाब से तो लग तो नहीं रहा है कि जुलाई में भी ओपन होने की कंडीशन दिख रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जुलाई में भी ओपन होता है तो आप ऑलरेडी अपने पुराने सारे ईयर की कंपैरेटिवली 3 मंथ्स पीछे हो चुके होंगे। ठीक है, तो उस 3 मंथ्स के कवरेज के लिए आपको बस एक ही साधन बचता है, ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, ऑनलाइन जो वीडियोज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वही एक ऑप्शन बनता है। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी रिफॉर्म्स किए हैं। ठीक है, उनके रिफॉर्म्स भी तैयार हो रहे हैं और तमाम चैनल भी, तमाम प्लेटफॉर्म भी अलग अलग तरीके से आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स और ऑनलाइन जो भी वीडियोज है उसको प्रोवाइड करा है। ठीक है, हम भी टाइम टू टाइम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब अपने वीडियोज में की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करें। अभी तक हम ये इस हिसाब से वीडियोस को अपलोड कर रहे थे कि चलिए आपको समर वेकेशन है की तरह से आपको पर डे 1-2 वीडियो अपडेट कर रहे थे। ठीक है, कि आप उसको उस हिसाब से पढ़ाई करिए और देखते जाइए। ठीक है, देखिए 2 चीजें हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बहुत बड़ी जो प्रिकॉशन लेने वाली बात है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे कोई एक टॉपिक डालेंगे तो वहां पर आपको हजारों ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तमाम ऑप्शन है, तमाम ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, तमाम स्टार्टअप्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, स्कूल के वीडियोज आ रहा है, तमाम वीडियो आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन सब में चूज कौन सा करना है, कौन सा नहीं, आप चूज करके आपको पढ़ना है। सिलेक्शन ऑफ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आज ही इस चीज का डिसीजन अपने लेवल पे लीजिए कि हमको एक्चुअल में कौन से वीडियोज को सिलेक्ट करना है, किस टॉपिक के लिए कहां से देखना है। ठीक है, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, यूट्यूब चैनल की बात करें, यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसपे कुछ चैनल ऐसे हैं जिसका कि स्टडी मटेरियल, क्योंकि उनके पास ऐसे लेवल है, ऐसे रेफरेंस चीजें हैं कि उसका स्टार्टअप ऐसा है कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, उनका इंटरेक्टिव जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उस चैनल की एक प्रॉब्लम है कि अगर आप उस चैनल के किसी टॉपिक पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसमें आपको डिस्कशन का पॉइंट नहीं बन पाता है। ठीक है, आप फिर उसके लिए मल्टीपल वीडियोस के लिए गो थ्रू होना पड़ेगा कि इस वीडियो से इस वीडियो, इस वीडियो से इस वीडियो आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले कोशिश करिए कि आपके जो भी फेमिलियर टीचर हैं, आपके जो भी फेमिलियर टीचर है उनसे उनकी वीडियो अगर अवेलेबल है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके की वीडियो अगर आपको फेमिलियर टीचर के अवेलेबल है तो पहले एक बार उनको प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप एक टॉपिक उनका देखिए, एक टॉपिक दूसरे टीचर का देखिए। ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको जो सिलेक्शन ऑफ वीडियोज है वो 1-2 दिन में आप डिसाइड कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट हमको इस टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर मैथ या फिजिक्स समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा तो आप हमारे मैथ या फिजिक्स पे कंसंट्रेट करिए, किसी टीचर का। ठीक है, यहाँ हमारे चैनल पे भी किसी और टीचर का वीडियो अपलोड होने लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है उनका कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट को उस टीचर से कंसल्ट करिए। मेरे सब्जेक्ट में हमसे जो पढ़ रहे हैं उसे मेरे सब्जेक्ट को कंसल्ट करिए। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन ऑफ वीडियो करना सीख जाएंगे।
तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ट्रेंड बदल रहा है, आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन को डेवलप करना है। अगर आप इस ट्रेंड में नहीं आए तो ये समझ लीजिए कि आप 20-25 साल आज के समय से पीछे चले जाएंगे। आप अगर अभी भी यही समझ रहे हैं कि हम स्कूल खुलेगा, स्कूल में जाएंगे, अपने होमवर्क कंप्लीट करेंगे, स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, स्कूल के लिए जो भी असाइनमेंट वगैरह जो भी होगा, स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह उसके हिसाब से करेंगे, तो आप इस चीज को लिख के ले लीजिए कि आप 20 साल पीछे जा रहे हैं पूरे देश से। ठीक है, क्योंकि ये चीज ट्रेंड 20 साल पहले स्कूलों में चल रहा है। आज हर एक बच्चा, आज जिस चीज के लिए आपको एक बड़ी सी कोचिंग में 1-1.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ रही है, वो प्लेटफॉर्म आपको आपके घर मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का आप यूटिलाइज करना सीखिए। उस चीज का जब यूटिलाइज करना आप सीख जाएंगे तो आपके लिए एक दो चीजें होंगी। एक चीज ये कि आपका जो बाहर निकलने का सोशल डिस्टेंसिंग का जो चीजें आपको समय दिखाई जा रही है, उस चीज से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपको एक लेवल ये डेवलप हो जाएगा कि आप जिस भी एडवांस चीज से, जिस टीचर से आप सोच रहे थे कि हम यहाँ चले जाते, यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत एडवांस है, वहां के एजुकेशन लेवल को आप घर बैठे पा सकते हैं। ठीक है, आपके टीचर जो कि आपसे दूर हैं, उससे भी आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं 24 घंटे। आप जब भी आपको टाइम मिले, स्कूल के लिए क्या होता है, आप सीखोगे, ठीक है, आपके घर में कोई फंक्शन हो गया तो उसमें आपका टॉपिक छूट जाता है। लेकिन आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज मिलने वाला है कि आप जब भी आपको टाइम मिले आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब भी टाइम मिले तो आज टाल दिए, कल टाल दिए, परसों टाल दिए, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल करना है कि नहीं हमको ऐसे पढ़ना है, पर डे अब जैसे स्कूल जाते थे वैसे हमको ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम देना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम देने का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्कूल में 6 घंटे जाते थे, जो एक कैलकुलम हमारा है, ठीक है, और सबसे बहुत अच्छी चीज है कि इस मंथ के लास्ट तक, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी जिसमें कि पूरे एजुकेशन रिफॉर्म्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी थी कि मिनिमम 4 to 6 आवर आपका स्कूलिंग आवर रखा जाता था, लेकिन अभी एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है इस टाइम पीरियड को घटाया जाए। ठीक है, तो देखिएगा कि इस 6 आवर में आप स्कूल जाते थे, इसमें आने जाने के अलावा सब कुछ जुड़ा होता था, तो ये 6 to 8 आवर आपका हो जाता था। 6 to 8 आवर आपकी स्कूलिंग आवर हो जाती थी, जिसमें कि आप जाइए स्कूल, आइए, फ्रेंड्स से मिलिए, सारी चीजें होती थी। लेकिन इस कोविड की कंडीशन में आपको इस चीज से दूर होना पड़ा है। इस चीज में आप 6 to 8 आवर हम आपसे नहीं मांगेंगे, या कोई भी आपको जो टीचर ऑनलाइन अवेलेबल है 6 to 8 आवर आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप इसमें से केवल 4 आवर लीजिए, डेली 4 आवर लेना सीखिए कि हमको डेली 4 आवर ऑनलाइन क्लास को देना है, 4 आवर डेली ऑनलाइन क्लास को देना है, और इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को देना है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट को देना है कि मान लीजिए आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, उन सब पे कंसंट्रेट करिए। जनरल वीक सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स है, साइंस है एंड इंग्लिश है। ठीक है, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके वीक सेक्शन है। तो इस 4 आवर में 2 आवर इन सब सब्जेक्ट्स को 2 to 3 आवर देना सीखिए डेली। ठीक है, इसके अलावा आप 1 आवर, 4 आवर में 3 आवर इन सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल रखिए, 1 आवर आप सोशल और हिंदी इन सब चीजों के लिए, क्लास 10th की बात करें या 11th लेवल की या 12th लेवल की बात करें, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, सब्सिडी सब्जेक्ट होता है, उन सब के लिए भी देने के लिए रखिए। ठीक है, 1 घंटे इन सब के लिए, बाकी 3 घंटे इन सब्जेक्ट्स के लिए देना जरूरी है। ठीक है, जो भी आपका इसमें वीक हो उसको ज्यादा दीजिए, आप खुद से डिसाइड करिए कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। ठीक है, और उसके लिए आप 2 पार्ट में इस चीज को करना सीखिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप 4 आवर में पूरा वीडियो देखिए, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास आपके स्कूल के वीडियो अगर अवेलेबल है, स्कूल के वीडियो को देख लीजिए, अगर उससे आपको क्लियर हो रहा है तो स्कूल के वीडियो को क्लियर कर चूज कर लीजिए। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल का
वीडियो क्लियर कर देख लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हमारे चैनल का या स्कूल के चैनल को ही आपको देखना है, ठीक है। तो इन सब वीडियोस को हम देखेंगे डेली 4 आवर। ये शेड्यूल बना लीजिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप उन सारे बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। ध्यान रखिए, आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे जो बच्चे जुलाई अगस्त में जाने के बाद ये चीज शुरू करने जा रहे हैं और जो आज से लगे हुए हैं, ठीक है। कभी नहीं, आप 3 मंथ्स को कवर कभी नहीं कर पाएंगे। और ये इतना गोल्डन एडवांटेज है कि आप स्कूल में जाते हैं, एक टीचर का नहीं समझ में आता है, बोरिंग लगती है उसकी क्लास, ठीक है, तब भी आपको जबरदस्ती उसकी क्लास में बैठना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको आपके बेस्ट इंटरेस्टिंग टीचर अवेलेबल हैं, उस चीज का एडवांटेज लेना सीखिए आप, ठीक है। तब आप जाके किसी भी एक एजुकेशन लेवल पे आज के समय के हिसाब से, आज के कंपटीशन के हिसाब से किसी से भी कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज, ये तो हो गया आपके सिलेक्शन ऑफ वीडियो, कैसे आपको चीजें करनी है। दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन की जरूरत है। तो ये 4 आवर तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देना है डेली, ठीक है। किसी दिन अगर आपका गैप हो जाता है बाई चांस किसी भी वजह से, इस 4 आवर का गैप हो रहा है अगर, तो इस गैप को आप कवर कहां से करेंगे? नेक्स्ट डे 2 आवर बढ़ा के। इसी दिन आप गैप हो गया, मान लीजिए भाई वैसे तो घर में रहने की वजह से अगर घर में है आपको, तो बीमार होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी पॉल्यूशन और इन सब चीजों से फेस नहीं करना है, बाहर की चीजों से नहीं मिला, तो आपको इन्फेक्शन तो कम से कम ही आएगा, तो बीमार नहीं होते। फिर भी अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है, किसी दिन गैप हो जाता है, तो आप अगले दिन 8 आवर नहीं देखना देना है आपको, आप केवल 2 घंटे बढ़ा दीजिए, 6 आवर देख लीजिए और उसमें कुछ वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन वीडियोज हो गया जो कि आपके चैनल के थ्रू होगा। हाँ, एक प्रॉब्लम और होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको ऐसी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम और इंटरनेट अवेलेबल नहीं है किसी के पास, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके पास टीवी पर, ठीक है। आप टीवी पर अलग अलग चैनल की लिस्ट है, कोई बच्चा अगर कमेंट करके मांगेगा चैनल की लिस्ट, हम कमेंट कर देंगे, उस चैनल के थ्रू आप ऑनलाइन क्लास दे सकते हो। उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है कि आपको उसमें थोड़ा सा ऑडियो वीडियो विजुअल जो होता है वो थोड़ा दिक्कत होती है इस चैनल के लॉन्ग अगर कंपैरिजन करें तो, ठीक है। तो ये 4 आवर आपका डिसाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 आवर और देना है डेली। इस 4 आवर के अलावा 2 आवर और देना है डेली। किस चीज पे? रिवीजन एंड एक्सरसाइज पे। जो भी चीज पढ़ेंगे आप इसमें, उसके रिवीजन पे आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। उस नोट्स को रिवाइज करिए और उसकी एक्सरसाइज करिए। आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अगर अवेलेबल हो पाई है तो उस चीज को आप ऑनलाइन प्रेफर करिए कि ऑनलाइन हम उस चीज की एक्सरसाइज को डाउनलोड कर लें, ठीक है। एनसीईआरटी के आपके पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है। साइड बुक के सारे प्लेटफॉर्म हम अपने कमेंट बॉक्स में अपलोड कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप वहां से इसकी एक्सरसाइज, पहले तो एनसीईआरटी को प्रेफर करिए, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। एनसीईआरटी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है सारा, ठीक है। आप वहां से इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस साइड बुक लेना चाहते हो, साइड बुक धीरे धीरे अपलोड कर देंगे 1-2 दिन 3 दिन में, ठीक है। तो ये चीज डिसाइड कर लीजिए, ठीक। बस इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ हम अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आपको और सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देते हुए आगे करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही बात करनी थी, आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर या जो भी कोई मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, उसमें हमने टोटल केसेस देखे थे कि कैसे लाइट रे जाती है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करते हुए रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाती है, ठीक है। टोटल 4 रेज की बात हमने की थी। पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होते हुए, कर्वेचर से पास होते हुए, ठीक है, और पोल से पास होते हुए, ठीक है। इन चारों में हमने कहा था कोई 2 लेके आपको इमेज फॉर्मेशन करना सीखना होगा, ठीक है। तो 2 लेके इमेज फॉर्मेशन करना सीखते हैं आज, ठीक है। हम आपको यहाँ 2 केस बना के सिखा रहे हैं, बाकी 4 केसेस आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 केसेस हम एक बियॉन्ड सी का लेते हैं और एक यहाँ का सीखेंगे, ठीक है। चलिए, बियॉन्ड सी वाला देखते हैं कौन कौन सा होगा।
तो पहले जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम चारों रेज का। चारों रेज क्या कहा था हमने? एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस, पहला था। दूसरा फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा हो गया। थर्ड फ्रॉम सी टुवर्ड्स सी, सी से अगर आ रहा है तो सी से ही जाएगा। थर्ड वन फ्रॉम एट पोल गिव्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड रिफ्लेक्ट एट दिस वे। ठीक है, ये आपको चार रूल बताए गए थे। तो इन दोनों में हम कोई भी, चारों में से कोई भी दो रे देके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन लॉ का यही कहता है ना, ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, जो आपके आईज में इमेज बननी है, तो वहां लाइटें आती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहां से अगर लाइटें आ रही, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो निकालते हैं यहां से लाइटें को, तो ये इसके पैरेलल आएगी। ठीक है, ये आप लोग स्केल से सारी चीजें लाइन बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, जो हमने कहा था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम लेना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आई यहां से निकल के, अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो फोकस आप इसको पास कर दीजिए। ये आपकी फोकस से पास हो गई। ठीक है, आप जब ये सारी चीजें एक्यूरेसी के साथ करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले हो रहा होगा इसका एग्जैक्ट जो कंप्यूटराइज्ड इमेज है। ठीक है, आपको यहाँ पर हम उसको बनाना सिखा रहे हैं। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और ये फोकस से चली गई। ठीक है, दूसरी रे आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, हम फोकस वाला ही यूज कर लेते हैं। अगर फोकस से आ रही है तो कहां से वापस जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, तो ये आई और ये कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, ये हुआ, इस तरीके से चली गई। ये दोनों रे कहां इंटरसेक्ट की? यहां पर इंटरसेक्ट की है। ठीक है, ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट की है। अब यहां पर आप इमेज बना लीजिए। देखिए, फिर से समझिएगा इस चीज को। पहले डिसीजन आपको रे का लेना है। रे कौन कौन सी जानी है? रे कौन सी आई? पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी? हमेशा फोकस से जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, फोकस से हम ले आए, तो फोकस से जब आएगी कहां से आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हम प्लेन मिरर से बताते आ रहे हैं कि जहां दो या दो से अधिक रेज कट करती है वही इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये दो रे आई और दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर आकर इंटरसेक्ट हो गई। तो यहां पर इमेज बनना है। और क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट का टिप जो है, जो टिप है वहीं से लाइट निकली है, तो जहां लाइट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो भी टिप बनेगा। तो यहां टिप बनेगा इसका, ये टिप से निकली थी तो टिप यहां बनाया जाएगा। और क्योंकि बेस से इसका वो था, तो बेस से इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही लाइट इस पे रखी हुई थी, ऑब्जेक्ट था, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो ये बना हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए, तो अब इसकी हम इमेज की सारी प्रॉपर्टी लिखते हैं, कहां इमेज कैसे बन रहा है। ठीक है, तो इमेज की प्रॉपर्टी हमने चार चीजें आपको लिखने के लिए कही थी। ठीक है, लोकेशन उसकी, ठीक है, साइज, नेचर। ठीक, चारों चीजें ध्यान होगा। नेचर में इरेक्ट इन्वर्टेड या रियल वर्चुअल। ठीक है, तो देखिए, पहला लिखना है आपको लोकेशन। ये क्वेश्चन जब भी आएगा कॉन्केव मिरर का आपके एग्जाम में, वो तीन पार्ट बना के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, दूसरा आपको ये जो इसकी प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं ये लिखना होगा, और थर्ड न्यूमेरिकल इससे अटैच होगा। ठीक है, जिस न्यूमेरिकल की बात हम इसके बाद करेंगे, चैप्टर पढ़ा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसका फार्मूला वगैरह कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये तीन पार्ट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ए बी सी करके। तो पहला पार्ट आपको डायग्राम बनाने आ गया होगा। ठीक है, दूसरा इसके सारे लोकेशन देखते हैं, कहां पे क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला क्या है? अगर बियॉन्ड सी रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहां बनने वाला है? सी एंड एफ बनने वाला है। तो बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड रखा हुआ, तो हमने 6 केस बता दिए थे कहां कहां ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। ठीक है,
एट इंफिनिटी, एट जो भी चीजें थी, ठीक है। तो इस तरीके से बियॉन्ड सी वाला जो था वो हम देख रहे हैं। बियॉन्ड सी वाला ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनने वाला है, सी एंड एफ के बीच में। सी ये है, एफ ये है, इन दोनों के बीच में इमेज बना, ठीक है। दूसरा सेकंड है साइज। यहाँ पर रफली डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, फिर भी ये क्लियर दिख रहा होगा, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज साइज होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी। यहाँ पर आपको इस इमेज में जो कंप्राइज्ड इमेज दिख रहा है इसमें भी आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा और यहाँ पर भी ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा होगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ठीक है। और इसकी जो साइज होगी वो स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। क्लियर होगा, हाइपोथेटिकली नहीं दिखाएगा तो वो रियल इमेज बनता है। खुद देखिए यहाँ पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर रियली यहाँ जा रही है, कोई हाइपोथेटिकल या डाउटेड से नहीं दिखाई है। प्लेन मिरर की तरह ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा केस नहीं हुआ तो यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, इसका रियल इमेज बनेगा, ठीक है, इसका रियल इमेज बनेगा। फोर्थ वन, इरेक्ट और इन्वर्टेड। देख रहा हूं, बिल्कुल दिख रहा होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो इसका यहाँ पर उल्टा बना हुआ है, इन्वर्टेड, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये चारों चीजें लिखनी पड़ेंगी जितने भी केसेस बनेंगे आपके पास, ठीक है। चाहे इंफिनिटी की बात हो रही होगी, बियॉन्ड सी का आपको मैंने बना के दिखा दिया, एट सी की बात हो रही होगी, बिटवीन सी एंड एफ की बात हो रही होगी, एट एफ बिटवीन एफ एंड पी बात हो रही होगी। तो सबको इस तरीके से आप ये लिखेंगे और इसका ये सारी चारों प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। एक केस और आपको बता देते हैं, बाकी चार केस आज प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और उसके बाद कल हम उन चारों केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक केस और देख लेते हैं। चलिए देखिए, दूसरा केस देखते हैं हम, बिटवीन एफ एंड पी। ये थोड़ा सा हट के होता है, प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसलिए हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। बाकी सबको आप बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। इन दोनों का डिस्टेंस आपको सेम रखना है। जब आप स्केल का यूज करेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस सेम रखिएगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल अच्छे से कुछ नाम दे लीजिए। ये आपका पोल हो गया, ठीक है। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट आपको कहां रखना है, बिटवीन एफ एंड पी रखना है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखना है आपको, ठीक है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन आपको सीखना है कैसे होगा। तो बहुत सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है। पहला आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे पैरेलल वाला बनाते हैं, पैरेलल रे आई। पैरेलल वाली जब ये रिफ्लेक्ट होगी कहां से आएगी, फोकस से, तो इसको फोकस से पास कर देते हैं। पैरेलल आई यहां से और ये फोकस से पास होगी, ठीक है, पहला हो गया। दूसरी वाली जो है, दूसरी वाली ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर दो ऑप्शन कट जाएंगे अपने यहां। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि बनाने को बना सकते हैं, थोड़ा सा इसका कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम उसको ही बता देंगे, लेकिन अभी समझिए, ठीक है। दो कौन कौन सी, थ्रू सी वाली, ठीक है। सी वाली क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि अब यहां से इधर आना फिर ऐसे पास होने में प्रॉब्लम होने लगती है। यहां से लाइट में ऐसे निकलना फिर ऐसे जाना प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज को हम अवॉइड करेंगे। जो सी वाला केस बताया था आपको, इस वाले केस में अवॉइड करेंगे, ठीक है। बाकी सब में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बस इसका कर्वेचर आपको इतना बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत होगी इसमें। तो इसको अवॉइड करिए। दूसरा, सेम चीज यहां से फोकस भी नहीं आप बना सकते, वही प्रॉब्लम आएगी कि इसका भी कर्वेचर आपको बढ़ाना पड़ जाएगा।
ये मिरर आपको बहुत बड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दो केस हट गए, एक केस आपने बना ही दिया। तीसरा केस बनता है एट पोल वाला, कि अगर पोल से आप पास हुआ है तो कहां पे जाएगा, कैसे फॉलो होता है पोल वाला देख लीजिए। पोल पे मैंने बताया था कि जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे वापस जाएगा। अगर इस एंगल आई पे आया हुआ है इतनी एंगल पे ये वापस चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेज ध्यान से देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इनके बीच की दूरी कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है। और जब भी अपने से आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे इस चीज को, तो ये डिस्टेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये इसका डिस्टेंस ऐसे ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट इधर कभी नहीं करने वाले। इस डायग्राम में दिख रहा है काफी, यहाँ देखिए इतना डिस्टेंस है, यहाँ इतना डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जब आप क्लियर एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस में काफी वेरिएशन हो जाएगा। आगे ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, कभी नहीं करने वाली। इसका मतलब कि इमेज फॉर्म कहाँ होगा, इमेज फॉर्म इसका कहाँ हुआ होगा, कहीं पीछे इंटरसेक्ट किए होंगे। तो पीछे तो रे जा ही नहीं रही है, पीछे रे जा ही नहीं रही है, तो पीछे रे नहीं जा रही तो इसको हम बनाएंगे डॉटेड से। कुछ इस तरीके से आई होगी कट के पीछे, जैसे हमने प्लेन मिरर में बनाया था। आपको ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों रे इधर की तरफ जब आ रहे थे तो इधर कभी नहीं कट कर पाएंगे, कभी नहीं कट करेंगे। जब कभी कट नहीं करेंगी तो इसको कट कराना आपको कहीं पीछे पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि प्लेन मिरर के केस में हमने क्रिटिकल लाइन से ड्रॉ किया है, क्योंकि जब इधर नहीं कट किया तो पीछे से कहीं कट करके आ रही होगी ना लाइट, जो ये रे आ रही होगी, तो हम इसको डॉटेड से पीछे दिखाएंगे क्योंकि लाइट तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, तो इसको हम डॉटेड से हाइपोथेटिकली दिखा देंगे। इसका यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है, इसका इमेज बनेगा। तो आप यहाँ बना लीजिए इसको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये था, यहाँ पर इस तरीके से इमेज बनेगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसकी जब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी कहां बन रहा है, लोकेशन इसका देखिए, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। जैसा आप प्लेन मिरर में देखते हैं कि आपके सामने आप मिरर में देखते हैं और मिरर के पीछे आपकी इमेज बनती है, वैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा केस, इसकी साइज, साइज देखिए यहाँ पर इतना बड़ा है, यहाँ पर काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इन लार्ज, इन लार्ज मतलब बहुत बड़ा, लार्ज का मतलब थोड़ा बड़ा, ये बहुत बड़ा हो जाता है। जब इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे ना तो इसकी जगह पर ये इतना बड़ा सा बनेगा, डबल ट्रिपल हो जाता है, यहाँ तक कि 10 टाइम्स कभी कभी हो जाता है, ठीक है। काफी साइज इसकी बढ़ जाती है, इसलिए इसको इनलार्ज बोलते हैं, ठीक है। इनलार्ज का मतलब कि ऑब्जेक्ट से 2 to 3 टाइम्स बड़ा होता है, थोड़ा बहुत 2 to 3 टाइम्स, समझ रहे। अगर ये 2 सेंटीमीटर का हुआ तो ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का बना रहे तो ये 6 टाइम हो सकता है, 6 सेंटीमीटर का हो सकता है, इसलिए इसको हम इनलार्ज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड केस, रियल या वर्चुअल। लाइट है यहाँ पर रियली जा रही है, नहीं जा रही है, क्योंकि लाइट है तो यहाँ से आई और इधर ही चली गई। यहाँ पर जहां आप इमेज बना है तो रियली इमेज लाइट जा ही नहीं रही है, हाइपोथेटिकली जा रही है। इमेजिन करके हम क्या, ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा। फिर समझिएगा, लाइट रियल और वर्चुअल का भी अब इसके बाद डिफरेंस बताने जा रहे हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए कि रियल में क्या होता है, लाइट रियली जाती है, लेकिन इसमें तो यहाँ लाइट रियल में कुछ जा ही नहीं रही। लाइट है तो इस मीडियम से लड़ने के बाद इधर वापस चली जा रही है, तो इधर तो हमने हाइपोथेटिकली इमेजिनरी बनाई हुई है, तो इमेजिनरी के लिए क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फोर्थ केस, इरेक्ट या इन्वर्टेड, बिल्कुल दिख रहा होगा, जैसा इधर था वैसा इधर बना हुआ है, तो ये इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी इस तरीके से हर केस में आपको बनाना है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कल हम इसको और अच्छे से बाकी चारों केस भी कराएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए, रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस सीखते हैं, क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आपको समझा तो दिए क्या होता है, लेकिन डिफरेंस
जानना जरूरी है कि उसको डिफिनीशन से मतलब नहीं होता, उसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा डिफरेंस है रियल और वर्चुअल का। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, चलिए तो रियल एंड वर्चुअल इमेज में क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय real image is formed by intersection of real rays after reflection or reflection। ठीक है, बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। रियल इमेज जो बनता है और रियल रेज के इंटरसेक्शन पे बनती है, जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट करती है। मींस अगर लाइट रे रियली जा रही है वहां पर जहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। वर्चुअल इमेज is formed by the intersection of imaginary or hypothetical rays। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल रेज। जहां पर रेस हम बचाते ही नहीं, बनाते ही नहीं एक्चुअल में, वहां पर रेस जाती ही नहीं, उसको हाइपोथेटिकली बनाते हैं। कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और इसको कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, तो जहां पर ऐसी लाइन से इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां पर रियल इमेज बन रहा होगा, जहां पर ऐसी लाइन से बन रहा होगा वैसे वहां पर वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। ठीक है, ऐसी लाइन का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा आप, हमेशा वर्चुअल जो रेज होंगी उसको ऐसे दिखाएंगे और रियल रेज को ऐसे दिखाएंगे, तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा जो रियल इमेज होता है इसको आप स्क्रीन पे बना सकते हैं। ध्यान समझिएगा, रियल इमेज को स्क्रीन पे बना सकते हैं, मतलब इट कैन बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन मतलब क्या होता है, आप जैसे मूवी देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टीवी वगैरह की बात नहीं करना है। ठीक है, जो नॉर्मल मूवी होती है जो थिएटर वगैरह का होता है, ठीक है, उस पे क्या होता है, या प्रोजेक्टर की बात कर लीजिए। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, एक कर्टेन होता है। ठीक है, एक कर्टेन होता है, उस पे वो इमेज फॉर्मेशन होता है। जो वीडियो चलता है उसका इमेज फॉर्मेशन, या प्रोजेक्टर की बात करेंगे तो उसका जो इमेज बनता है एक स्क्रीन पे बनता है। ठीक है, आप उस इमेज को उस स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर चल रहा है और यहाँ पर किसी की इमेज आ रही बन के, किसी की इमेज बन रही, किसी मैन की या वुमन की अगर फिगर स्क्रीन पे आ रहा है तो आप इजीली उसको पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ड्रॉ करने में। ठीक है, लेकिन वही वर्चुअल इमेज जो होता है, it can't be drawn on screen। इसको हम स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। आप मिरर ले लीजिए, ठीक है, मिरर में जो इमेज आपकी दिख रही है उसको आप मिरर पे ड्रॉ करके देखिए, बन जाती है, कभी नहीं ड्रॉ हो पाएगा वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो आपके मिरर से जितनी डिस्टेंस पीछे होती चली जाएगी। ठीक है, अगर आप मिरर में देखेंगे, अगर मान लीजिए ये मार्कर या आप रख के बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे रख लीजिए और मिरर यहाँ पर है और आप बनाने जाएंगे उस पे तो कभी नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी जो इमेज है उतनी दूर, जितनी दूर ये रखा हुआ है उतनी दूर पे वो भी रखा हुआ है।
जब दूरी पे रखा हुआ तो आप कैसे बना सकते हो उसमें ओवरलैप करा के, लेकिन जब स्क्रीन पे बन जाता है तो उसकी बिल्कुल स्क्रीन पे फिक्स होती है वो, ठीक है, तो आप उसको बना सकते हो। ऐसा समझिए कि आप लेटर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, आप अगर हम ए लेटर लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, आप अगर स्क्रीन पे होगा, ये जो एक्चुअल में जो लिखी जा रही है ये स्क्रीन पे ही तो है, बिल्कुल प्रोजेक्टर में भी ऐसे डिस्प्ले होता है आपको, बस वो थोड़ा डिजिटल होता है, एक लाइट के थ्रू आता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो ये भी स्क्रीन पे ड्रॉ किया हुआ है और प्रोजेक्टर वाला भी ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मिरर में क्या ऐसा ड्रॉ होता है क्या? नहीं ड्रॉ होता, इसलिए वो ड्रॉ नहीं ड्रॉ कर सकते स्क्रीन पे। क्लियर? थर्ड, जो रियल इमेज होता है, ठीक है, ये ध्यान दिया, थर्ड वाला जनरली बात बोल रहे हैं, अधिकतर होगा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। रियल इमेज जनरली इन्वर्टेड, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कब हमेशा नहीं होगा, अधिकतर होगा, कभी कभार ये एक्सेप्शन हो सकता है इसका, लेकिन जो रियल इमेज बनता है अधिकतर उल्टा ही बनता है। मींस अगर आपको ऐसे बना हुआ है तो रियल इमेज इसका जब बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो प्रोजेक्टर में तो ऐसा नहीं होता, प्रोजेक्टर में क्या होता है, जो प्रोजेक्टर होता है कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसको फिर से मॉडिफाई करके आपको उसके अंदर जो इमेज बनता है ऑलरेडी उल्टा बना होता है, प्रोजेक्टर के अंदर उल्टा बना होता है, तो जब फिर से इसको उल्टा करके आपके ऊपर जब प्रोजेक्ट करेगा, स्क्रीन पे लाएगा तो आपको सीधा शो होगा, ठीक है। तो ये चीज कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, नहीं तो ये इन्वर्टेड जनरली बनता है, ठीक है। ध्यान दिया जनरली वर्ड लिखा हुआ है, कहीं पर एक दो केस में बनेगा रियल इमेज, इरेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जनरली इन्वर्टेड बनेगा, सॉरी इरेक्ट बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज जनरली फॉर्म एज ए इरेक्ट, ये जब भी बनेगा अधिकतर सीधा ही बनेगा, कभी कभार उल्टा बन सकता है, लेकिन अधिकतर केसेस में जो 3-4 केसेस जब पढ़ेंगे इसमें सब में सीधा ही दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं इसका जो इमेज बनेगा वो वैसे ही वैसे बनेगा, बड़ा या छोटा होके बन सकता है, ठीक है। जनरली बड़ा भी बनता है लेकिन जनरली ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का इसका डिफरेंस है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। डिफ्रैक्शन का आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे डिटेल में कल, क्योंकि कल आपको डिफ्रैक्शन इसका चार केसेस भी आपको डिस्क्राइब करना है अभी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा इसका न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल सेक्शन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एनालिटिकल एनालिसिस एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ रिफ्रैक्शन। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है मैथमेटिकल, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहा जाएगा, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए आपको तो इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, कहां पर होता है और क्या उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। कि आप अगर मिरर में देखते हैं तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, या कोई और लेंस टाइप कोई चीजें होंगी तो उसमें जो भी मिरर होगा अलग अलग कर्वेचर वाले, अलग अलग स्फेरिकल टाइप के, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसका आपने डायग्राम और थ्योरी देखी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैथमेटिक्स उसके पीछे क्या है, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा उसका इमेज, कितने टाइम्स होगा, कितना दूर होगा, कितना छोटा होगा, ये सब चीजें पास होगा, ये सब चीजें हम मैथमेटिकल में देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, हमने सबके डिस्टेंस के लिए सब चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन का आपको उसका नोटेशन समझा दिया था। तो एक फार्मूला है मिरर फार्मूला,
ठीक है, इस फार्मूले का प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रूफ चाहिए होगा तो उनको डिस्क्राइब कमेंट कर देगा, उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे अलग से, ठीक है, कि आप मिरर फार्मूला का प्रूफ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसके प्रूफ की जरूरत नहीं। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या होता है मिरर फार्मूला, ध्यान से समझिएगा, 1/f क्या है, फोकल लेंथ, इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या क्या है सबको लिख लेते हैं। f इज द focal length, u is the distance of object from pole, ठीक है, ये हमने डिस्क्राइब किया था, जो बेसिक कांसेप्ट बेसिक टर्म्स बता रहे थे तो उसमें से आपको दिखाया था, ठीक है, लेकिन फिर से इसको नोट डाउन कर लीजिए। v is the distance of image from pole, ठीक है। f क्या होता है, फोकल लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, u डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड distance object from pole, and v is the distance of image from pole, ठीक है। इसको आप वहां से गो थ्रू हो जाएगा, ड्राइंग के मामले में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले में बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी हुई है, जो चीजें हैं बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन का मतलब ये कि क्योंकि जब मिरर आप बनाएंगे, मिरर में तो खैर एक ही तरफ बनेगा, एक केस के इधर बन रहा है, लेकिन जब लेंस इसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है, या कोई भी चीज पढ़ेंगे और जो भी केसेस पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फार्मूले के लिए, या आगे अभी भी इसका जो मैग्निफिकेशन फार्मूला बताएंगे उसमें भी साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि साइन क्या लेना है, एफ का क्या साइन लेना है, यू का क्या साइन लेना है, वी का क्या साइन लेना है, ठीक है। हर बुक में ये सब आपको एज ए थ्योरी दे दी जाएगी रखने के लिए, ठीक है। इसलिए आप बुक से प्रेफर ना करिएगा, या तो एनसीईआरटी प्रेफर करिएगा, उसमें एक दो लाइन सीधे सीधे लिखी हुई है, अदरवाइज ये जो हम साइन कन्वेंशन का रूल बताने जा रहे हैं उस कन्वेंशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए क्या कन्वेंशन फॉलो करना है, कन्वेंशन आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का फॉलो करना है, ठीक है। क्या कन्वेंशन फॉलो करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्लास 10th में भी आप लोग इसको पढ़ेंगे अभी थोड़े दिन में, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको इंट्रोडक्शन में इतना पता ही है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस लाइन पे, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है ना, इसके इधर क्या होता है सारे पॉजिटिव, इसके इधर क्या होता है नेगेटिव, इसके इधर क्या होता है नेगेटिव, और इसके इधर क्या होते हैं पॉजिटिव, यही होता है, ठीक है। यही कन्वेंशन आपको इसमें भी फॉलो करना है। कैसे, आप यहां पर पोल मान लीजिएगा, ओरिजिन पे क्या मान लीजिएगा, पोल मान लीजिएगा, तो ओरिजिन से मतलब पोल से जो भी इधर की चीजें लेंगे आप, इधर की मतलब लेफ्ट वर्ड की जो भी चीजें लेंगे सबको सब निगेटिव लेना है, जो भी लेंस मिरर जो भी होगा सबको, ठीक है। और पोल से राइट वर्ड जो लेंगे, ठीक है, पोल से राइट वर्ड जो लेंगे उसको हमेशा आप पॉजिटिव सारी चीजें लेंगे, ठीक है। पोल से एबव जो चीजें लेंगे उसको सबको पॉजिटिव लेंगे, पोल से बिलो या डाउनवर्ड जो लेंगे उसको आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पोल आपका ओरिजिन होगा, इसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन या जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। जैसा अभी हमने दो केसेस देखे यहाँ पर, ठीक है, उसमें जरा एफ यू एफ की डायरेक्शन, हम यू वी और एफ की डायरेक्शन साइन कन्वेंशन देखते क्या होता है। अभी हमने बात किया है जो सबसे पहला केस किया था, आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा, क्या किया आपने कि बियॉन्ड सी का केस देखा था, ठीक है। यहाँ पर तो छोटा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, ये आपको रफ डायग्राम है, फिर आपको रिवाइज करके कॉपी में हमने बना के उसको समझेंगे।
ठीक है। बियॉन्ड सी का कहां बना था, सी एंड एफ के बीच में बना हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहला हमने क्या कहा, फोकस का आपको लिखना है। फोकस देखिएगा यहां पर पोल है, ठीक है, तो पोल के लेफ्ट वर्ड हमने यहां क्या कहा है, निगेटिव लेना है। इस वाले केस में एफ जो होगा वो निगेटिव लेना है आपको। जितना भी फोकल डिस्टेंस दिया होगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो आपको एफ क्या लेना होगा, -6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसको -6 पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ये है, ये भी पोल से किधर है, लेफ्ट वर्ड ये, ठीक है। तो यू को भी आपको निगेटिव लेना है। मान लीजिए यू 15 सेंटीमीटर है, तो -15 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा यू को भी। सेम एज बी को भी आपको क्या लेना होगा, बी भी देखिए पोल से इधर ही है, इधर ही है ये, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है इधर की तरफ भी जाने के बाद है, तो ये भी बी भी आपको निगेटिव लेना है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये तीनों साइन इस केस के लिए तो निगेटिव होंगे। क्लियर, क्यों, क्योंकि तीनों डिस्टेंस पोल से देखिए इधर है और फोकस भी इधर है, ठीक है। तो ये तीनों केस आपको निगेटिव लेना है। दूसरा केस आप देखिए, जो दूसरा केस हमने बताया बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी का डायग्राम देखेंगे कुछ इस तरीके का बना होगा। ठीक है, कहां बना था, यहां पर बना हुआ था, कॉपी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, फोकल डिस्टेंस है, फोकल लेंथ जो है वो पोल अगर यहां पर है तो पोल के लेफ्ट वर्ड है फोकस, ठीक है। इस केस में भी फोकस क्या लेना होगा, आपको निगेटिव लेना होगा। मान लो फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इसमें भी दिया हुआ है, तो आपको -6 इसमें भी लेना पड़ेगा। क्यों, पोल के लेफ्ट वर्ड, पोल के लेफ्ट वर्ड आप क्या लेना, निगेटिव लेना, ठीक है। नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट भी देखिए पोल से लेफ्ट वर्ड है, तो पोल से लेफ्ट वर्ड है मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी यू भी क्या होगा, माइनस ही होगा। मान लीजिए कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 3 सेंटीमीटर माइनस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप इमेज डिस्टेंस देखिए, वी, वी देखिए पोल के राइट वर्ड, जो वी जो ऑब्जेक्ट बना है, सॉरी इमेज जो बना है वो पोल के राइट वर्ड बना हुआ है, तो राइट वर्ड क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब ये जो भी डिस्टेंस आएगा, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, तो +10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जब फार्मूला आप रखेंगे तो आपको इस तरीके के साइन कन्वेंशन के साथ रखना होगा। क्लियर, जो भी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, आज नहीं कराएंगे, लेकिन आप साइन कन्वेंशन और फार्मूला ध्यान रखिए इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैग्निफिकेशन फार्मूला। ये तो हो गया कितनी दूर बना आपका ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी है वो कितनी दूर बन रहा है। दूसरा होता है कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। जो ये एफ मिलर फार्मूला देता है आपको, ये क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, इमेज कितनी दूर बना, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस थे, ठीक है। अब कितना बड़ा या छोटा बन रहा है उसके लिए होता है मैग्निफिकेशन फार्मूला। ये क्या होता है, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h ऑफ इमेज अपॉन h ऑफ ऑब्जेक्ट। -v/u इक्वल टू h ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन h ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या क्या थे इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़े से रिवाइज करते हैं फिर जल्दी से। ये क्या था, इमेज डिस्टेंस, ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर कितना बड़ा या छोटा हुआ कोई ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना हुआ है, ठीक है, कितने टाइम हुआ है, तो माइनस किस लिए होता है बता रहा है, -p/u करना है, ठीक है। और हाइट ऑफ, ये जो दोनों की वैल्यू है, मींस हाइट ऑफ इमेज ऊपर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए v ऊपर है कि v यू नीचे है, क्या चीज कैसे है,
इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा सा तरीका बताते हैं, ठीक है। ध्यान लीजिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा कंपैरिजन करने को कहीं भी दिया जाए, पूरे फिजिक्स मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, कभी भी कंपैरिजन करना हो तो हमेशा आउटपुट ऊपर लिखिएगा। पूरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात बता रहे हैं, कोई इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे। आउटपुट ऊपर, इनपुट नीचे। जब भी कंपेयर करना हो कितना बड़ा छोटा क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है, आउटपुट ऊपर, इनपुट नीचे। तो इन सब केसेस में आउटपुट आपको क्या मिलता है, इमेज मिलता है, और इनपुट आपको क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं भाई। आपका इनपुट क्या है, ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट आपने रखा उसका आउटपुट इमेज मिलता है, ठीक है। तो आपने इनपुट दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो नीचे जो भी रखा जाएगा, अगर डिस्टेंस के टर्म्स में रखेंगे तो v और u रखेंगे, तो नीचे क्या रखेंगे, u रखेंगे, ठीक है। और अगर हाइट के टर्म्स में देखेंगे तो नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, और ऊपर हाइट ऑफ इमेज रखेंगे, तो आउटपुट हमेशा ऊपर है, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, अगर हाइट के टर्म्स में लिख रहे होंगे तो ये लिखिएगा, और डिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो ये लिखिएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे तो, क्योंकि ये चीज हर जगह यूज होगा, आगे भी एक दो जगह बताएंगे हम, ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह बताएंगे, जनरेटर वगैरह पढ़ाएंगे, तो वहां पर भी ये यूज होगा, मैथमेटिक्स में भी यूज होगा एक दो जगह। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है, और साइन कन्वेंशन बिल्कुल ऐसे ही, ये तो आपने सीख लिया इधर और इधर। हाइट क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। वही हाइट ऑफ इमेज जो होगा, इमेज क्या है, अगर नीचे बन रहा है, जब नीचे बन रहा है तो क्या होगा, ये नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर ऊपर ही बन रहा हो, जैसे कि यहाँ वाले केस में बना रहे थे हम, पोल और फोकस के बीच वाला ये बना हुआ, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज को और न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप लोग कल से रेगुलर होंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे चैनल्स के थ्रू ही आप ज्वाइन रहिए, ठीक है। आपको जहां से भी वीडियो प्रेफरेबल लगे वहां से ज्वाइन करिए आप, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि आज के सिनेरियो में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, उससे आप स्ट्रगल करना है आपको, अगर तो आपको अभी से लग जाना होगा, ठीक है। आप इस कोविड को एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हमको इसमें अपने लेवल पे कुछ करना है, इस देश के लिए करना है, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा समय है कि आप कुछ कर सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, कि हम अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। आपके लिए दो चीजें, अच्छी चीजें मिली हुई हैं कि आपको अपने लिए फ्री टाइम भी मिल रहा है, और ये सारी चीजों को करने के लिए अलग से टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कल से आप लोग अपना डेली का शेड्यूल बना लीजिए, 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है, और 2 घंटे रिवीजन एंड एक्सरसाइज के लिए, 6 hours डेली टू द एजुकेशन ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक। और रिक्वेस्ट है, जो भी कह लीजिए आप सबसे, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता, आप बस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। हर बोर्ड के लिए अलग अलग चैनल्स अवेलेबल है, ठीक है। सीबीएसई, आईसीएसई, इवन कुछ यूपी बोर्ड के भी जो थोड़े अच्छे बच्चे होंगे, थोड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरा चैनल सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, यूपी बोर्ड के लिए सजेस्ट करेंगे तो मेरे पास टीचर अवेलेबल है हमारे पास, वो आपको यूपी बोर्ड के लेवल के भी आपको सजेस्ट करेंगे, और उसके लेवल की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन बस आप लोग लगे रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।